नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को, जैसा कि पिछले वीडियो में थार्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम के नियम का पहला भाग मुख्य नियम को लेकर के आपका क्लास लिया था। आज आपका क्लास थार्नडाइक के द्वारा दिया गया अधिगम का बाद वाला नियम, जो 5 नियम प्रतिपादित किए थे, जिसके चलते पहले वाला 3 नियम मुख्य नियम के रूप में और बाद वाला 5 नियम गौण नियम के रूप में प्रचलित हुआ। तो आज साथियों उन्हीं 5 नियमों को लेकर के जो गौण नियम के रूप में विकसित हुए, चर्चित हुए, आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज इसी पे चर्चा करूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके सीटेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीखने का नियम और सिद्धांत 100% एकदम चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूँ। चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, इन परीक्षाओं BA, MA, BEd, BTC की परीक्षाएं हों, इनमें सीखने का जो नियम है वह निश्चित रूप से पूछा जा सकता है और जाता भी है। ये गारंटी नहीं ले पाऊंगा कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन टॉपिक एकदम महत्वपूर्ण है, आपके लिए आएगा। तो साथियों ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम आपके टॉपिक गौण नियम की तरफ चलते हैं। ये गौण नियम 5 कौन कौन से हैं साथियों? ये पहला है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति मनोवृत्ति का नियम। दूसरा है बहुक्रिया का नियम। बहुक्रिया का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है सदृशीकरण का नियम। पांचवा है, यही लास्ट है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। थार्नडाइक के द्वारा दिया गया साथियों बाद का जो नियम 5 रहा है, मनोवृत्ति का नियम, बहुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृशीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम जो बाद में दिए, ये थार्नडाइक महोदय का गौण नियम के रूप में प्रचलित हुआ। पहले जो 3 नियम दिए थार्नडाइक महोदय ने, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये मुख्य नियम के रूप में चर्चित हुआ। तो इसीलिए पूछा जाता है कि थार्नडाइक महोदय ने कितने नियम दिए हैं, तो 2 नियम ऑप्शन में आता है, तो 2 नियम सही है। ऑप्शन में अगर आ गया 8 नियम
तो 8 नियम इन्होंने दिया है। पहले 3 नियम दिया था, बाद में 5 नियम। तो हम पहले नियम की तरफ चलते हैं, मनोवृत्ति का नियम। मनोविवृत्ति बड़ा ही अच्छा शब्द है। जिस कार्य को सीखना है, जिस कार्य को बालक अथवा व्यक्ति के द्वारा करना है, उस कार्य को करने में यदि वह कार्य उस बालक अथवा व्यक्ति के अनुकूल है तो उस कार्य को वह बालक अथवा व्यक्ति जल्दी सीख जाएगा। अगर वह कार्य उसके मन के खिलाफ है तो उस कार्य को नहीं करेगा, उसका मन हिचकेगा। तो जिस कार्य में उसका मन नहीं लगेगा उस कार्य को सीखेगा कैसे, उस कार्य को करेगा कैसे, उसका अच्छा परिणाम कैसे देगा। तो इसीलिए थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है कि किसी भी बालक अथवा व्यक्ति को जिस कार्य को सीखना है उस कार्य को करने के लिए उसकी मानसिक स्थिति जो होती है उस कार्य को करने के अनुकूल होना चाहिए। यदि वह कार्य करने के लिए उसका मानसिक स्थिति उस कार्य के प्रति अनुकूल है तो वह कार्य को सीखेगा, जल्दी सीख जाएगा, उसका उसमें मन लगेगा। और ये भी मैंने सुना है, अनुभव किया है कि जिस कार्य को करने के लिए किसी भी बालक अथवा व्यक्ति का उस कार्य में मन लग गया तो उस कार्य को करने में वो पूरी अपनी शक्ति झोंक देता है, पूरी ताकत लगा देता है और अंततः उसे सफलता भी मिल जाती है। ये है साथियों मनोवृत्ति का नियम। मन के अनुकूल कार्य का होना ही, उस कार्य को सीख जाना ही मनोवृत्ति का नियम है। दूसरा नियम बहुक्रिया का नियम। साथियों बहुक्रिया का नियम थॉर्नडाइक महोदय ने जब लाया तो उन्होंने देखा कि कोई भी बालक अथवा व्यक्ति किसी कार्य को सीख रहा है, करता है, तो उसके सामने ढेर सारी समस्या आती हैं, बहुत सी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो जब समस्याएं खड़ी होती हैं उस कार्य को करने में तो वह सोचने लगता है कि जो समस्या मेरे सामने खड़ी है इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए वो क्या करता है, पहले कोई बताने वाला होगा तब तो जल्दी हो जाएगा भाई। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, कोई समस्या होगी आप पूछेंगे हम बता देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन समस्या आपके सामने खड़ी है, बताने वाला कोई नहीं है। मैं बहुक्रिया का नियम समझा रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। यही उदाहरण है हमारे आपके बीच का। तो साथियों जब बालक अथवा व्यक्ति के सामने समस्या आई और उसको बताने वाला कोई नहीं है तो उस समस्या का समाधान के लिए वो ढेर सा बहुक्रिया का आशय बहुत सी क्रियाओं के उधेड़ बुन करने लगता है कि किस बुद्धि को लगाएं कि ये मेरा समस्या का समाधान हो जाए। तो जिस क्रिया, ढेर सारी क्रियाओं में जिस क्रिया के द्वारा वह समस्या का समाधान पाता है उसी का वो चुनाव कर लेता है। उन बहुत सी क्रियाओं में से वह कौन सी क्रिया है जिस क्रिया के चलते उसका कार्य आसान हो गया, समाधान हो गया, तो उसी क्रिया को वह जो है करना उसके माइंड में बैठ गया। जैसे आपको विद्युत बल्ब, मेरे सामने विद्युत बल्ब जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, जलता नहीं है, टंगस्टन का तार होता है, उससे रोशनी आती है।
वही चमकता है। तो साथियों, यह जो है जानकारी जब बालक अथवा व्यक्ति को हो जाती है कि उसके सामने किसी कार्य को करने के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिल गए समस्या के समाधान के लिए, लेकिन वह फिट नहीं बैठ पाता है, तो जो फिट बैठता है वही उसके दिमाग में बैठ जाता है कि इस कार्य का समाधान इसी से होगा। अगर उसको दर्द है, किसी बालक अथवा व्यक्ति को दर्द है, तो उसको एनाल्जेसिक चाहिए ना, पैरासीटामॉल चाहिए ना। अगर उसको बेरलगाम दे दिया जाए, एसिलाक दे दिया जाए, तो उससे काम तो होगा नहीं। तो साथियों, यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए बालक अथवा व्यक्ति जिस ट्रीटमेंट से जो है कि उसकी समस्या का समाधान हो जाता है, उसी का वो चुनाव करके जो है कार्य करना सीख जाता है। इसी को जो है कहा गया है बहुक्रिया का नियम। बहुत सी क्रियाएं करनी होती हैं और उस क्रिया में जो क्रिया करके उसका समस्या हल हो जाता है, उस कार्य को सीखना आसान हो जाता है, उसी का वो चुनाव कर लेता है और कार्य करना सीख जाता है। नेक्स्ट, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम साथियों, मैंने एक शिक्षण सूत्र में, आप लोग के परीक्षा में शिक्षण सूत्र भी आ सकता है, शिक्षण सिद्धांत आते हैं तो शिक्षण सूत्र भी आते हैं। तो साथियों, मैंने बताया था विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यही लागू होता है आंशिक क्रिया में। किसी पाठ्य वस्तु को, किसी कार्य को करना है, मान लीजिए एक बोरा अनाज जो है, गेहूं की बोरी, अगर किसी बालक अथवा व्यक्ति को उठा करके 1 किलोमीटर जाना है और उसके पास क्षमता नहीं है कि वह एक बोरी गेहूं उठा करके 1 किलोमीटर लेके एक बार में चला जाए, तो पहुंच सकेगा? और जिम्मेदारी भी उसी को दी गई है, तो कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए थॉर्नडाइक महोदय ने बताया है कि अगर हमें जिस पाठ्य वस्तु को पढ़ना है, जिस कार्य को करना है, उस कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांट करके एक एक हिस्सा पे कार्य किया जाए तो कार्य आसान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर एक बोरा अनाज है और उसको जो है 10 भाग में बांट दिया जाए और एक एक भाग को 1-1 किलोमीटर लेके जाया जाए तो 10 बार में वो पहुंच जाएगा, कार्य आसान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस कार्य को सीखना है, उस कार्य को थोड़ा थोड़ा जो है बांट करके, अंशों में विभाजित करके अगर उस कार्य को किया जाए, जैसे बालक को पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा याद करना है, गिनती याद करना है, वावेल कॉन्सोनेंट याद करना है, कराना है, तो उसको छोटे छोटे उसको जो है कहा जाएगा कि बालक आज जो है कि आप जाइए घर पे और 2 का पहाड़ा पूरा याद करके आना है। तो देखिए वो निश्चित रूप से वह 2 का पहाड़ा पढ़ के आएगा, याद करके आएगा। अगर उसको ये कह दिया जाए कि बालक कल जो है तुमसे 2 से लेकर के 10 तक का पहाड़ा पूछा जाएगा और बताना है, नहीं बता पाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके लिए वो भारी हो जाएगा। इसलिए थॉर्नडाइक महोदय ने अपने नियम में बताया है कि किसी कार्य को करने के लिए अगर उसको छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर दिया जाए तो वह कार्य आसान हो जाएगा और उस आसान कार्य को करने से बालक जो है जल्दी कार्य करना सीख जाएगा, उसे अधिगम का बोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सदृशीकरण का नियम। सदृशीकरण का नियम जो है, इसमें तुलना की जाती है। जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग है, उसको जो है बालक को पढ़ाना है, तो बालक को अगर हम यहाँ पर 525
में जो है 233 को प्लस करना है। ये बालक को समझाना, सदृशकरण का नियम मैं समझा रहा हूं। तो 525 में 233 को जोड़ना है। बालक के लिए कठिन लग रहा है, सीखने में कठिनाई आ रही है, तो इसके सदृश जो है, इसके पहले जो अगर आपने पढ़ा दिया है तो बस 2 को हटा दीजिए। इतना आपने जब पढ़ा दिया है तो साथियों, इसको जब बालक के लिए आसान है तो कह देंगे कि जो पिछले दिन हमने जो पढ़ाया था उसको आप कर लेंगे ना। तो जब कर लेगा तो उसमें कहेंगे कि बेटा अब इसको जो है इसको जोड़ दीजिए। तो जब इसको भी जोड़ देगा 8 आ जाएगा। ये भी 8 आ गया, ये आ गया 5। तो कह देंगे कि इसी को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो ये 5, ये हो गया 3, ये हो गया 8। यही सादृशीकरण का नियम है। तुलना करके पढ़ाना, पिछले कार्य को तुलना करके। अगर समस्या आ गया, किसी समस्या का समाधान करना है बालक अथवा व्यक्ति को, तो क्या ऐसी समस्या कोई आई थी, अगर इस तरीके की कोई समस्या आई थी तो उसका समाधान कैसे हुआ था, तो उसी तरह से जो है उसी के अनुकूल जो है अगर हम समस्या का समाधान कर लेते हैं तो वह समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये है सादृश्यकरण का नियम। अगला है साहचर्य परिवर्तन का नियम। थांडाइक अपने सिद्धांत में बताया था प्रयोग जो किया था बिल्ली पर किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो ये बिल्ली क्या करती थी, अनुक्रिया करती थी किसके लिए, भोजन के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए। तो साथियों, ये भोजन कौन सा कार्य कर रहा था, उद्दीपक का कार्य कर रहा था। तो बिल्ली जो भूखी थी, भोजन को देख करके क्या कर रही थी, अनुक्रिया कर रही थी कि कब ये भोजन मिल जाए। तो खटका के सहारे मिलता था ना, जब खट से आवाज होती थी। थांडाइक अपने प्रयोग में जो है ये बिल्ली को सिखा दिया था, भोजन को क्या किया था, टांग दिया था। भोजन को टांग, भोजन भी बता देते हैं। भोजन क्या था, इनके लिए बड़ा पसंदीदा भोजन मांस मछली होता है। चलिए अब मछली लिख देते हैं। इस मछली को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करती थी, तो वो क्या किया कि इसी तरह से टांग दिया, और बिल्ली को इशारा किया स्टैंड अप। तो स्टैंड अप की जब आवाज किया तो बिल्ली उस भोजन के लिए उछाल मारी और भोजन को प्राप्त कर ली। तो साथियों, ये भोजन को पहले तो जो है प्राप्त करने के लिए उद्दीपक के रूप में जो है कि भोजन आ गया, मछली का टुकड़ा या मछली, बिल्ली जो है उसके लिए अनुक्रिया की। अब जो है कि उद्दीपक के रूप में अब चेंज होता है। क्या चेंज होता है, साहचर्य परिवर्तन इसी को कहते हैं। जो बिल्ली ने सीख ली थी, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के माध्यम से कार्य करना सीख ली थी, तो केवल आवाज सुन करके स्टैंड अप कह देने से वो बिल्ली 2 पैरों पे खड़ी हो जाती थी, इसलिए कि अब हमें भोजन मिलेगा। इसी को पावलोव महोदय ने भी जो है कुत्ता पर प्रयोग किया था। तो साथियों, साहचर्य परिवर्तन के नियम में जो एक उद्दीपक का कार्य भोजन किया और स्टैंड अप, ये जो है, ये ध्वनि जो है
यह भी जो है उद्दीपक का कार्य की। तो साथियों, एक कार्य जो होता है उस कार्य को दूसरे रूप में जब कन्वर्ट कर देने से भी जब अनुक्रिया उसी प्रकार की होती है तो उसी को साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। तो आज के वीडियो में साथियों बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।